Hello guys, welcome to our channel Teachers Creator. Today's session we will discuss about the book 5A जो कि हमारा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम होने वाला है कल CRSU स्टूडेंट्स का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, जो कि पेपर नंबर 5A है हमारा। इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं हम। यूनिट 1 के 20 क्वेश्चंस आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली आपके डिस्कस हो चुके हैं, और यूनिट 1 से टोटल आपके 100 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं। ठीक है, जो 20 हो चुके हैं, रिमेनिंग 80 क्वेश्चंस इस यूनिट के आपको 2 वीडियोज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज रिफर्ड टू एज। ठीक है, जो जनरल प्रोसेस होता है कल्चर को एक्वायर करने का, कल्चर को अपने अंदर संग्रहित करने का, उसे हम क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशंस, अकल्चरेशंस, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की। तो क्या बोला जाता है इसको? सोशलाइजेशंस बोला जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑन जेंडर एंड एजुकेशन। जेंडर और एजुकेशंस पर इनमें से कौन सी थ्योरी एक नहीं है? सोशलाइजेशंस थ्योरी तो ये होती है, आइडेंटिकल थ्योरी तो यही नहीं होती है। ऑप्शन नंबर नॉट पूछा गया था यहाँ पर। आइडेंटिकल थ्योरी इज नॉट अ थ्योरी ऑफ जेंडर एंड एजुकेशंस। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट for this question. Now question number 23, what is the sociological definition of sex? ठीक है, तो यहाँ पर definitions पूछा गया है sex का। whether a person consider themselves to be a male or female, a person's biological and anatomical attributes to main categories, male or female, genital इंटरकोर्स बिटवीन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जेंडर रिलेशंस, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अ पर्सन्स बायोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एट्रीब्यूट्स टू मेन कैटेगरीज, मेल एंड फीमेल, नोन एज सेक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज मैट्रियार्की सोसाइटी। तो मैट्रियार्की सोसाइटी आपको पता है कि जिसमें मेन कौन होता है? फीमेल होती है हेड। ठीक है, और ये मदर साइड से होता है। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू डॉटर, करेक्ट है। ओल्डेस्ट फीमेल इज द हेड ऑफ द फैमिली, बिल्कुल करेक्ट। वुमेन टेक ऑल डिसीजन, करेक्ट। सो ऑल ऑफ दीज आर राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, which of the following things is normally learned during socialization process। ठीक है, कौन सी प्रोसेस जो लर्न की जाती है सोशलाइजेशन के समय? The role we are to play in our life, the culture's norm, the language of the people around us, all of these। तो ये सभी हम सीखते हैं जो लोगों के जो हमारे रोल हैं हमारी ज़िंदगी में, हम उनसे सीखते हैं। हमारे कल्चर के क्या नॉर्म्स हैं हम उन्हें सीखते हैं। हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी क्या लैंग्वेज हम उन्हें सीखते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम अडॉप्ट करते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस में। आंसर आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, तो स्टीरियोटाइपिंग इज डैश करके भी आ सकता है, या क्वेश्चनिंग टाइप में भी आ सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर टू डॉटर, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी, अ फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ पर्सन और थिंग विच इज ऑफन नॉट ट्रू इज रियलिटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे हम नहीं जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इक्वलिटी इज द डैश एंड इक्वालिटी इज द डैश। इक्विटी क्या है? ठीक है, एंड इक्वालिटी क्या है? पता होना चाहिए। जो इक्विटी होता है ये एक प्रोसेस होता है, एंड इक्वलिटी क्या होता है? इसका आउटकम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसके लिए। नाउ क्वेश्चन 28, इक्वालिटी मीन्स। तो इक्वालिटी मीन्स क्या होता है? फेयर डिसीजन, इक्वल सब चीज़ होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, बिल्कुल करेक्ट। एवरीबडी ट्रीटेड इक्वली विदाउट एनी डिस्टिंक्शंस, बिल्कुल करेक्ट। पीपल मस्ट हैव एक्सेस टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल करेक्ट। ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होगा इसके लिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, द सिस्टम बाई विच अ सोसाइटी रैंक्स कैटेगरीज ऑफ पीपल इन हायरार्की। ठीक है, जब सोसाइटी में एक रैंक रखा जाता है कि ये मिडिल क्लास का, ये लोअर क्लास का, या अपर क्लास का, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस क्या होता है? एक तरीके का हायरार्की होता है जिसमें लोगों को कैटेगरी वाइज कर दिया जाता है कि हाँ ये मिडिल क्लास के हैं, ये लोअर क्लास के हैं, ये अपर क्लास के हैं। तो यही होता है। ठीक है, जिसमें रैंकिंग कर दी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, व्हाट आर द बेसिक टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस। बेसिक तो हमने क्या बोला आपको, कास्ट, क्लास, बोथ या नन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोथ, यानी कि कास्ट पर भी देखते हैं, क्लास पर भी देखते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कास्ट इज रिलेटेड टू डैश। ठीक है, कास्ट किससे रिलेटेड होता है, मीन्स यहाँ पर मोबिलिटी के टर्म में बात हो रही है कि कास्ट की जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है, वो कैसी होती है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, बोथ या नन। तो कैसी होती है कास्ट, देखो आपने बाय बर्थ आपने आपका जो सरनेम है वही आपका रहता है ना। कास्ट तो ऐसा नहीं है कि आज ये है कल ये है, इसमें कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो नहीं, तो हॉरिजेंटल ही रहता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट रहता है। क्लास इज रिलेटेड टू, यानी क्लास की मोबिलिटी की बात की गई तो वर्टिकल होता है। कभी कोई बच्चा गरीब होता है, वो कभी अमीर भी हो सकता है, तो वो मतलब क्या होता है कि वो वर्टिकली ग्रो कर सकता है। सो क्लास इज रिलेटेड टू वर्टिकल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, और इसके लिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, और इसके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 33 है, हु इज़ द फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर कौन है, कोहलरबर्ग, जीन पियाजे, विलियम जेम्स या फ्रॉबेल। तो सबको ही पता होगा कंस्ट्रक्टिविज्म, जीन पियाजे इसके फादर हैं। सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इस पेज पर अभी आपने जितने भी क्वेश्चन देखे ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके कल के एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अ गुड टेक्स्ट बुक्स अवॉइड। जो गुड टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो किसे अवॉइड करती हैं, जेंडर बायस को, जेंडर इक्वालिटी को, जेंडर सेंसिटिविटी को, जेंडर इक्वालिटी को और इक्विटी है ये। ठीक है, किसको अवॉइड करते हैं, वो जेंडर बायस को अवॉइड करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाउ टीचर एंड स्टूडेंट्स डैश जेंडर इन द क्लासरूम, इट डैश द लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, हाउ टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरप्रेट, फिर इट डज नॉट अफेक्ट द लर्निंग इन्वायरमेंट, कंस्ट्रक्ट, इम्पैक्ट, एडॉप्ट, पर्टर्बर्स, डिफाइन या वाइटेट्स। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा कंस्ट्रक्ट एंड इम्पैक्ट। हाउ टीचर एंड स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट जेंडर इन द क्लासरूम, इट इम्पैक्ट द लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। A social gives preference to girls while preparing students for a state level solo song competition. This reflect, ठीक है, जो एक स्कूल है वो गर्ल्स को प्रेफरेंस कर रहा है डांस परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो ये ग्लोबल ट्रेंड है, जेंडर बायस है, प्रैग्मेटिक अप्रोच है या प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। तो ये क्या है आपको समझ आ गया होगा, ये है जेंडर बायस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉय को प्रेफर नहीं किया गया डांस के लिए, गर्ल्स को प्रेफरेंस दी गई है। सो ये क्या होगा, जेंडर बायस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी डिटरमाइन द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स जेंडर एज अ हेरिडेटरी इंडोमेंट, जेंडर एज एन इंट्यूटिव कॉन्स्ट्रक्ट, जेंडर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, जेंडर एज अ इनहेरेंट कॉन्स्ट्रक्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी, जेंडर एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, डैश मीन्स इक्वल राइट फॉर ऑल पीपल एंड एबॉलिशंस ऑफ ऑल स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज, यानी कि सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसी को कोई भी स्पेशल राइट नहीं मिलना चाहिए, कोई भी किसी को प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए स्पेशल। तो ये क्या होता है, इक्वालिटी होता है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इगैलिटेरियनिज्म एज पर जॉन बेकर्स। ठीक है, तो इगैलिटेरियनिज्म क्या होता है जॉन बेकर के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इक्वल रिस्पेक्ट या ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इक्वल रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सारी इक्वलिटी होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CEDAW इन इक्वलिटी। तो ये फुल फॉर्म आपको रट ही लेना है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ये याद रहेगा आपको। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, कन्वेंशन किस पर, एलिमिनेशन पर, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना, एलिमिनेशन इलेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी की क्या प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट है, जरा इसको याद रख लेना। इक्वल ऑफ लाइफ चांस, इक्वल कंसर्न फॉर पीपल नीड्स, मेरिटोक्रेसी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। इसको भी आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द आर्टिकल फॉर प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी किस में आती है, आर्टिकल 17 में आती है। ठीक है, आर्टिकल 15 में ये होता है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, वो उसके रेस के बेस पर, जेंडर के बेस पर, कास्ट के बेस पर आप किसी के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं कर सकते हैं किसी पब्लिक प्लेस पर। यह आता है 15 में। 16 में क्या आता है, आर्टिकल 16 में ये आता है कि
ये बोला जाता है आपका जो क्या बोलते हैं जॉब वगैरह के लिए रिजर्वेशन वाली बात होती है वो आता है आर्टिकल 16 में, ठीक है। और आर्टिकल 18 में आता है आपका उपाधियों का अंत हो जाता है, यानी कि जो टाइटल्स लगाते हैं लोग उसको नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारे आपको समझ आ गए होंगे। तो यहाँ प्रोविजन की बात की गई थी, अनटचेबिलिटी की बात हुई थी, तो ये आर्टिकल नंबर 17 में है ना। क्वेश्चन नंबर है आपका 43, द आर्टिकल व्हिच गारंटी प्रोविजंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ बाय स्टेट। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि कौन से में है, आर्टिकल नंबर 15 में। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 15 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। व्हाट आर टाइप ऑफ सोशल क्लासेस, सोशल क्लासेस के टाइप क्या हैं, लोअर, वर्किंग, मिडिल, अपर, ऑल। तो ऑल ही इसका आंसर हो जाएगा, सभी सोशल क्लास के टाइप्स हैं। स्किल्ड वर्कर ऑफ दिस क्लास इंक्लूड कारपेंटर, प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियंस ऑफन कॉल्ड, ब्लू कॉलर कहा जाता है इन्हें, ये भी याद रखना। देखो जो यहाँ पर वर्किंग क्लास है ना, इसमें दो तरीके के लोग होते हैं, दोनों ही समझ लो आप। वर्किंग क्लास में सॉरी ये मिडिल क्लास है, ठीक है। वर्किंग क्लास में, एक मिनट, जो मिडिल क्लास होता है इसमें दो होते हैं, एक होते हैं वर्किंग जो होते हैं ये एक लेबर टाइप में होते हैं, ठीक है। और एक होता है जो स्किल्ड वर्कर होते हैं। तो जो ये वर्कर हो गए लेबर टाइप में, ये केवल वर्कर हो गए, लेकिन जो स्किल्ड वर्कर होते हैं इन्हें ही ब्लू कॉलर बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाईलाइटेड द राइट ऑफ इक्वेलिटी। तो राइट ऑफ इक्वेलिटी आपको याद रखना 14 से 18 में बोला गया है इसको, ठीक है। 14 से 18 कैसे याद रखेंगे, ई अगर आप ABCD में देखोगे तो ई का मतलब क्या होता है, 5 होता है ना, और 4 + 1 क्या होगा 5, तो ऐसे याद रखना है। तो इसमें से आपको जोड़ने से पता चल जाएगा 5। तो इक्वेलिटी याद रखना है कि 14 से स्टार्ट होगा और 5 होते हैं टोटल इसमें, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो ये 5 आपको याद रखना है। 4 मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था। 14 में क्या होता है, इक्वल लॉ होने चाहिए सबके लिए। 15 में होता है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं रेस, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, ठीक है। और 16 में ये होता है कि रिजर्वेशन जो भी सबके लिए की गई है जॉब के लिए वो है। 17 में अनटचेबिलिटी की बात की गई है, उसको प्रोविड किया गया है। और 18 में क्या है आपका कि ये उपाधियों का अंत है, यानी कि जो टाइटल है इसको एंड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे ही आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, डायमेंशन ऑफ सोशल क्लास इंक्लूडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। किसको इंक्लूड करता है, इनकम और वेल्थ को, पावर एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशंस एंड रेस, तो इन सभी को इंक्लूड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट एवरी सिटीजन हैज़। तो अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 14 में इक्वल राइट की बात की गई है, इक्वल लॉ होनी चाहिए सबके लिए, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज, तो ये तो 15 में कहा गया है। इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वल टू द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 48 का। व्हाट आर द फॉलोइंग पाथ इन ऑर्डर टू अचीव इक्विटी, ठीक है। इक्विटी को अचीव करने का इसमें से कौन सा पाथ है, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल पब्लिक सर्विस फॉर फेयर ट्रीटमेंट, टारगेट एक्शन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, सोशल प्रोटेक्शंस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि प्रोवाइड क्या करना, यूनिवर्सल पब्लिक सर्विस फेयर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। एक टारगेट एक्शंस प्रोवाइड कराना है जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, ठीक है। सोशल प्रोटेक्शंस करना है, तो ये सभी आता है, ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम गैदरिंग एनी टाइटल्स, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि कौन सा है जो कि ग्रांटिंग एनी टाइटल इसको प्रोहिबिट करता है, कौन है वो आर्टिकल नंबर 18 है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द बैरियर्स एंड चैलेंजिंग टू प्रमोट इक्विटी, इक्विटी को प्रमोट करने में क्या बैरियर्स है, क्या चैलेंजिंग, क्या बाधाएं आती हैं। ऑप्शन है आपके पास पावर, पॉलिटिक्स, कॉम्प्लेक्सिटी, कल्चर, डिफिकल्टी ऑफ डायग्नोसिस, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी ही आते हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी क्या होती है, मैट्रियार्की नहीं है, ये है मेरिटोक्रेसी, ठीक है। पोजीशन इन सोसाइटी, डिस्ट्रीब्यूटेड रिवार्ड्स टू रिफ्लेक्टेड डिफरेंसेस बेस्ड ऑन फेयर कॉम्पिटिशंस, ऑल ऑफ दिस। तो मेरिट सी होता है मेरिटोक्रेसी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 52 का। Which of the question number 53 है सॉरी, dash refer to culture traits that are shared by a category of people such as language, religions और national origin। इसे क्या बोलते हैं, इक्वालिटी, इक्विटी, इथनिसिटी या ऑल ऑफ दिस। इसे क्या बोलते हैं, इथनिसिटी बोला जाता है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, इथनिसिटी में रिफर्स टू कल्चर ट्रायट, किसकी बात कर रहा है, कल्चर ट्रायट की बात कर रहा है, दैट आर शेयर्ड बाय अ कैटेगरी ऑफ पीपल सच एज
लैंग्वेज, रिलीजन, रीजनल ओरिजिन। तो हम क्या होता है कि हम अपने नेशनल ओरिजिन को, अपने लैंग्वेज को, अपने रिलीजन्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ अपने कल्चर में ही। तो ये क्या होता है, इथनिसिटी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हिच एक्ट सेज यू मस्ट नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बिकॉज ऑफ योर डिसेबिलिटी। अपने डिसेबिलिटी की वजह से आप किसी और को साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये किसने बनाया, आरटी, पीडब्ल्यू, इक्वेलिटी एक्ट 2010 या बोथ ए एंड सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इक्वेलिटी एक्ट 2010, याद रखना है इसे। डैश इज ग्रुप ऑफ पीपल दो टू शेयर सर्टेन डिस्टिंक्टिव फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या होता है ये, रिलीजन, रेस, इथनिसिटी या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेस। ठीक है, रेस, ग्रुप ऑफ पीपल दो टू शेयर सर्टेन डिस्टिंक्टिव फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, देखो कैसे याद रखोगे, रेस है ना, रेस में क्या होता है, दौड़ना होता है, दौड़ने का मतलब हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड होता है। और रेस हम करते हैं तो बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं, शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे ही याद रख लेना है आपको। ठीक है, तो रेस हो गया, याद रहेगा आपको। 56 से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज अ डिसेबिलिटी अंडर द इक्वेलिटी एक्ट 2010। तो कौन सा है इसमें से जो ट्रीट किया जाता है क्या, डिसेबिलिटी। तो HIV इन्फेक्शन से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सेवियर डिसफिगरमेंट है, और साथ ही साथ कैंसर भी होता है। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दिस जिसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना आपको। व्हाट आर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57, व्हाट आर बेसिक टाइप ऑफ डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट होता है, हैरेसमेंट हो गया, विक्टिमाइजेशन हो गया, ऑल ऑफ दिस। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट स्टेप शुड टेकन टुवर्ड्स डिसेबिलिटी इक्वलिटी। ठीक है, तो कौन कौन से हैं जो इसकी डिसेबिलिटी इक्वलिटी पे स्टेप लेने चाहिए कि इक्वलिटी बनी रहे। अंडरस्टैंड दैट डिसेबिलिटी इज डाइवर्सिटी, बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, अवॉइड लेवल ऑफ इंस्पायरेशंस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। यानी कि समझना है आपको कि जो डिसेबिलिटी है क्या, एक तरीके की डाइवर्सिटी, जैसे डाइवर्सिटी है वैसे डिसेबिलिटी है। ठीक है, बी प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव बनो, रिएक्टिव मत बनो। ठीक है, अवॉइड लेवल ऑफ इंस्पायरेशंस, ऑल ऑफ दिस, ये सभी ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 59, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज मूवमेंट। तो जब भी ब्रह्मा की बात आती है ना, ब्रह्मा हमेशा क्या होता है, राजा होता है। तो राजा हो गया तो हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मा, ब्रह्मा में ही राजा राम आते हैं। तो ऐसे याद रखना आपको, राजा राम मोहन राय। ठीक है, कभी कभी क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है ब्रह्म समाज और आर्य समाज में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद ने। ठीक है, ब्रह्म समाज की किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय। तो इसमें कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, ब्रह्मा, ब्रह्मा मीन्स क्या हो गया, राजा, राजा राम। ठीक है, राम, राम भगवान। ठीक है, तो ब्रह्मा, तो ऐसे याद रखना। तो राजा राम, इसके वी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, राजा राम मोहन रॉय मेनली फोकस ऑन, किस पे फोकस किए थे ये, पोजीशन ऑफ वुमेन पर, सती प्रथा को स्टॉप किया था, बोथ या नंत, बोथ ही इन्होंने फोकस किया था। ठीक है, जो सोसाइटी में वुमेन की पोजीशन भी बहुत ही खराब थी, तो इसको लेकर इन्होंने थोड़े से अपने वाइस राइज किया था और सती प्रथा को स्टॉप किया था। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी कैसे याद रखना है, सती प्रथा वाली बात। ठीक है, अब जो राम जी थे, है ना, सीता क्या गई थी, अग्नि परीक्षा दी थी, है ना, तो सती हो गई थी। तो ऐसे याद रखना है, सती प्रथा। ठीक है, स्टॉप किया था इन्होंने इसीलिए, और पोजीशंस दिलाया था वोमेन को, क्योंकि राम जो थे वो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो उन्होंने किसको देखा, अपने आसपास के लोगों को, अपने अयोध्यावासियों को देखा, तो उन्होंने क्या किया, उन सब की वजह से सीता को खो दिया, है ना। तो इन्होंने क्या किया, जब ये नए राजा राम मोहन राय आए, तो इन्होंने वुमेन को पोजीशंस में रखा। ठीक है, और स्टॉप कराया सती प्रथा को। तो ये ऐसे इस तरीके से ये याद रखने का तरीका होता है। देखो सभी लोग पढ़ा देंगे, है ना, लेकिन एक होता है कि जो आपको याद रखने का तरीका होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एग्जाम में जैसे ही आप देखें फिर वो क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 61, स्वामी दयानंद वाज अ फाउंडर ऑफ व्हिच सोसाइटी। अभी मैंने डिस्कस किया था आर्य समाज के, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद। ठीक है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ विश्व हिंदू परिषद, BHP। इसका ये याद रखना, जितना भी ये तीनों जा रहे हैं ना, इन सबको याद रखना। तो फाउंडर कौन है इसके, तो आपको याद रखना है, रामाकृष्ण, श्री माधव गोलवालकर, प्रभात रंजन सरकार, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, श्री माधव गोलवालकर जो हैं वो BHP के फाउंडर हैं। अब कैसे याद रखोगे, देखो रामाकृष्णा है, प्रभात रमाशंकर। अभी तुमको कैसे याद रखना है कि BHP, ये कैसे याद रखना है कि BHP के हेड कौन है, फाउंडर कौन है ना, विश्व हिंदू परिषद। विश्व के निर्माता कौन है, माधव, है ना। तो विश्व के निर्माता कौन है, माधव। अब माधव जो है ये
एक तरीके से कैसे आ रहा है, हिंदू वर्ड आ रहा है ना, तो बस हो गया। तो विश्व किसने निर्माण किया, माधव ने। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि विश्व माधव ने निर्माण किया, और माधव एक हिंदू वर्ड आ रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद किसने किया, माधव ने किया। तो ऐसे आपको याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हु इज़ द फाउंडर ऑफ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है, एनी बेसेंट, कोलोन ओलकट, ईश्वर चंद्र या नंद। तो देखो जब फाउंडर की बात होगी, याद रखना आपको, जब फाउंडर की बात होगी BHU की, तो वो होंगे कोलोन ओलकट। ठीक है, कोलोन ओलकट जो थे वो फाउंडर थे, क्लियर। और जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने BHU में सपोर्ट किया था। ठीक है, तो कोलोन ओलकट। अगर ये नहीं है ऑप्शन में, तब आप एनी बेसेंट करना। ठीक है, एनी बेसेंट जो है BHU में उन्होंने हेल्प किया था। ठीक है, एक तरीके से ये रिलेटेड है विश्व बनारस हिंदू परिषद के फाउंडेशंस में इन्होंने एक हेल्प की थी, एक सपोर्ट किया था। तो इनका भी नाम आता है, एनी बेसेंट का नाम BHU के साथ जुड़ता है। ठीक है, सो दोनों ही नाम याद रखना आपको। ऑप्शन अगर फाउंडर की बात करें दोनों ही ऑप्शन में, तो आप कोलोन को टिक करेंगे, और अगर एनी बेसेंट है ऑप्शन में, तो आप इन्हें ही टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, द थियोसॉफिकल सोसाइटी अमेरिका वाज फाउंडेड बाय व्हिच रशियन स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, मैडम ब्लावत्स्की और कोलन ओलकॉट, इन दोनों ने ही फाउंड किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से किसका रिलेशन है, तो ये है एनी बेसेंट का। तो मैंने बार बार बोला है कि एनी बेसेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कोई क्वेश्चन आता है, अगर उसमें ऑप्शन में है आप उन्हें करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी से आता है कोई क्वेश्चन, तो एनी बेसेंट को करेंगे, अगर ये लोग ऑप्शन में नहीं है तो। ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। तो साइको एनालिटिक थ्योरी ये सीटेट में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिगमंड फ्रूड है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, व्हिच आर द की ऑफ जेंडर लेंसेज गिवन बाय बर्न। ठीक है, तो बर्न के द्वारा जो जेंडर लेंस दिए गए तो उसके क्या क्या की हैं, जेंडर पोलराइजेशन, एंड्रोसेंट्रिज्म, बायोलॉजिकल इसेंशियलिज्म, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी इसके की हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेल आर सुपीरियर टू फीमेल एंड मेल एक्सपीरियंस इन द नॉर्मेटिव स्टैंड इज व्हिच टाइप ऑफ जेंडर लेंसेज। मतलब मेल ही सुपीरियर है। ठीक है, मेल ही सब चीज़ में आगे है, मेल को ही डिसीजन लेना है हर चीज़ का। तो ये क्या है, जेंडर पोलराइजेशन है, एंड्रोसेंट्रिज्म है, बायोलॉजिकल इसेंशियलिज्म है, नन ऑफ दिस। तो ये किस टाइप का जेंडर लेंसेज में आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंड्रोसेंट्रिज्म। ठीक है, एंड्रोसेंट्रिज्म में क्या होता है, मेल जो होता है सुपीरियर होता है टू फीमेल। ठीक है, एंड मेल एक्सपीरियंस इन द नॉर्मेटिव स्टैंड इज। ठीक है, तो ये आता है। तो एंड्रोसेंट्रिज्म याद रखेंगे आप इसको, ऐसे याद रखना, एंड्रॉयड है ना। एंड्रॉयड क्या है, एक मेल का नाम है, मेल अब सुपीरियर हो गया, एंड्रॉयड सुपीरियर हो गए फीमेल से, तो एंड्रोसेंट्रिज्म। ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट के फादर कौन है, सिगमंड फ्रूड, कोहलरबर्ग, विलियम जेम्स या नन। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सिगमंड फ्रूड। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट के भी और साइको एनालिटिक भी फादर है कौन, सिगमंड फ्रूड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, डैश एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज इंक्लूडेड बाई पीयर ग्रुप रेदर देन पेरेंटल फिगर इन द एडल्टहुड। क्या होता है ये, जेंडर सोशलाइजेशन, ग्रुप सोशलाइजेशन, कल्चर सोशलाइजेशन या नन। तो क्या होता है ये, जेंडर तो है नहीं। अब यहाँ पर किसकी बात होगी, पीयर ग्रुप की बात होगी, तो क्या हो गया, ग्रुप सोशलाइजेशन हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 हो गया आपका क्वेश्चन, डैश आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर व्हिच रिफर्स टू सोशली डिफाइंड डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो ये क्या कहलाता है, जेंडर डिफरेंस, जेंडर सोशलाइजेशन, जेंडर पोलराइजेशन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जेंडर डिफरेंसेस, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर व्हिच रिफर्स टू सोशली डिफाइंड डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन, है ना। तो जब मेन और वुमेन के बीच में, गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में डिफरेंशिएशन हो रहा था, ये क्या हो गया, जेंडर डिफरेंस ही हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से इस सेशन में मैंने आपके टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है इस चैप्टर के। इस यूनिट के यूनिट 1 के अभी 30 क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग रहते हैं, उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर देती हूँ। तो आप इसके पहले आपकी जो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं आप उनको ज़रूर देखते रहिए। ठीक है, रिवीजन करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, कमेंट भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।